So now let's discuss the instruments of fiscal policy in detail. Well, what do I mean by instruments? जब मैं instruments कहती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो टूल्स जिनका यूज़ करती है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है, और उन्हीं का यूज़ करके जो भी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज प्रोड्यूस होती हैं हमारी इकोनॉमी में उसको डील करती है, राइट। और इन इंस्ट्रूमेंट्स का एम क्या होता है? इनका जो एम होता है वो होता है टू इनकरेज और रिस्ट्रिक्ट, या तो इनकरेज करेंगे या फिर रोकेंगे प्राइवेट एक्सपेंडिचर को, ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर को। और वो एक्सपेंडिचर किस पे होते हैं? ऑन कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, चाहे वो कंजम्पशन पे हो या इन्वेस्टमेंट पे हो, उसको या तो किसी ना किसी तरीके से रोकना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, या फिर इनकरेज यानी कि बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है। सो ऐसे मेन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज टैक्सेस। सो टैक्सेस में तो मैंने अच्छे से आपको डिटेलिंग कर दी है कि कैसे टैक्सेस को इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से फाइट करती है, राइट। सो उसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना नहीं, आई हैव एक्सप्लेन यू टैक्सेस। बस ये जान लीजिए कि टैक्सेस जो होते हैं, ठीक है, वो या तो डायरेक्ट होते होंगे या तो इनडायरेक्ट होते होंगे, ठीक है, जिनके थ्रू गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लेती है, ठीक। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब आ जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि है जीएसटी, राइट। सो ये तो टैक्सेस का पार्ट हो गया। नाउ लेट्स सी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे एक्सपेंडिचर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन है तब क्या गवर्नमेंट करती है और डिफ्लेशन है तब क्या गवर्नमेंट करती है, राइट। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू एक्सपेंडिचर, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि एक्सपेंडिचर या तो डेवलपमेंटल हो सकता है या फिर नॉन डेवलपमेंटल। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नाम से ही लग रहा है वो डेवलपमेंट में जाएंगे, ठीक है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात हो जिनसे पावर जनरेशन होता हो, एजुकेशन की बात हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात हो जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, उन पे जब गवर्नमेंट खर्चे करती है तो उसे हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और नॉन डेवलपमेंटल मतलब कुछ एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं बट उनसे किसी तरीके का इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वैसे एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं सब्सिडीज, डिफेंस पे, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं एट्सेट्रा। इनसे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है सोसाइटी का, इसलिए दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है। एंड देन यू कैन एक्सप्लेन कि क्यों एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है या क्यों कम किया जाता है, इसके पीछे एम क्या होता है और कैसे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन से फाइट किया जाता है, उसे रेगुलेट किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक डेप्ट का, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो पब्लिक डेप्ट पब्लिक बोरोइंग का एक पार्ट है। पब्लिक बोरोइंग मतलब जब गवर्नमेंट पब्लिक से मनी यानी कि लोगों से मनी को बोरो करे, इंस्टीट्यूशन से मनी को बोरो करे, उसे हम कहते हैं पब्लिक डेप्ट। वो बोरोड फंड्स को हम पब्लिक डेप्ट कहते हैं। और गवर्नमेंट बोरोइंग क्यों करती है, क्यों डेप्ट लेती है, क्यों खुद पे उधार रखती है? फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। किस लिए? डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो, जैसे हमारे घर में हमें पता होता है कि हमारी इनकम कितनी है, तो हम उस इनकम को देख करके अपने खर्चे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंट्री, एक इकोनॉमी जो इतनी बड़ी है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हम पहले देखते हैं हमारे खर्चे कितने हैं, हमें क्या क्या खर्च करना है। तो कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर को इन आवर इकोनॉमी, वी फाइंड दैट द एक्सपेंडिचर जो आया है हमारा वो ज़्यादा आ गया है हमारे रेवेन्यू से। तो अब क्या करेंगे हम? अब तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए और रेवेन्यू बहुत कम है, इनकम कम है गवर्नमेंट की। तब गवर्नमेंट मनी पब्लिक से बोरो करती है। उस बोरोड मनी को पब्लिक डेप्ट कहा जाता है और उससे वो अपने जो ये डेफिसिट आया है, कमी आई है, उसको फाइनेंस करती है, मतलब उसको फुलफिल करती है। तो इसीलिए से डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो ये भी हमारी फिस्कल पॉलिसी में आता है, ओके। और इसका एम क्या होता है पब्लिक डेप्ट का? इट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड। सेम चीज जो कि टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है।
चाहे डिफ्लेशन हो रहा हो या फिर इन्फ्लेशन हो रहा हो, दोनों में अकॉर्डिंगली पब्लिक डेब्ट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड में जो इन्फ्लुएंस लाता है वो लाता है थ्रू चेंजेस इन होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट का मतलब होता है मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द हैंड्स ऑफ पीपल। वो उनका लिक्विड एसेट हो जाता है जिसको यूज करके वो डिमांड करेंगे, राइट। तो इन्हीं लिक्विड एसेट में चेंजेस ला करके, होल्डिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स में चेंजेस ला करके कि लोगों के हाथ में जो लिक्विड एसेट है, इनकम है या मनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसमें चेंजेस लाती है गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक डेब्ट। वो हम देखते हैं कैसे। देखो, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, उसी हिसाब से पब्लिक डेब्ट मैनेज होता है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तब क्या होगा? पब्लिक डेब्ट बढ़ा दिए जाते हैं। पब्लिक डेब्ट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही होती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की इनकम ज़्यादा होने की वजह से, आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि उन लोगों के हाथ से पैसे भाई ले ले ताकि एग्रीगेट डिमांड नीचे हो सके। तो पब्लिक डेब्ट बढ़ा देती है, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है मनी फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पब्लिक, राइट। और ऐसे में फिर क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड घट जाती है क्योंकि लोगों के हाथ से जो लिक्विड एसेट है वो कम हो रहा है। नाउ दे हैव लेस मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश इन देयर हैंड्स, राइट। तो इन्फ्लेशन में पब्लिक डेब्ट बढ़ा दिया जाता है। अगर डिफ्लेशन है या डिप्रेशन है तब क्या होगा? तब जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेब्ट रीपेमेंट करती है। डेब्ट रीपेमेंट मतलब जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट ने पैसे लिए थे उस पैसे को वो वापस कर देती है। वापस कर देती है मतलब जो भी उसने उधार लिया था उसको वो वापस कर देती है। क्योंकि हमें पता है कि डिप्रेशन में डिमांड हो नहीं रही होती, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम होती है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बहुत कम होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि लिक्विड एसिड लोगों के हाथ में इंक्रीज करे, ठीक है। और उसको इंक्रीज करने के लिए लोगों के हाथ में मनी होना चाहिए। तो उस मनी को देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डेब्ट रीपेमेंट, डेब्ट चुकाती है, अपना जो उसने उधार लिया था उसको चुका देती है। तो जब लोगों के हाथ में वो उधार वापस आता है, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में जिससे उसने लिया था वो मनी आता है, तो वो इंस्टीट्यूशन पब्लिक को, जनता को देगा, ठीक है। तो ऐसे में अब जनता के हाथ में मनी आएगी, पब्लिक के हाथ में मनी आएगी, एंड सो पब्लिक विल रेज द डिमांड। तो ऐसे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में पब्लिक डेब्ट में एडजस्टमेंट्स लाके गवर्नमेंट फाइट करती है इन दोनों टेंडेंसी से, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी, राइट। मैंने यहाँ लिखा है, ये भी आपको जानना चाहिए कि पब्लिक डेब्ट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल पब्लिक डेब्ट होता है जब गवर्नमेंट विद इन द कंट्री ये काम करे, यानी कि बोरोइंग विद इन द कंट्री करे। और एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट वो डेब्ट होता है जो गवर्नमेंट आउटसाइड द कंट्री या फिर अब्रॉड से करे, यानी कि नाउ द गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी फ्रॉम अब्रॉड, और इंटरनल में द गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी विद इन द कंट्री। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो कि है बजट। नाउ लेट्स डिस्कस the counter cyclical budgetary policy. Why I have used the word counter cyclical? Counter cyclical, as the name suggests, counter cyclical यानी कि जो ट्रेड साइकिल के इफेक्ट्स होते हैं उनके ऑपोजिट में काम करता है कौन? हमारा बजटरी पॉलिसी। इसलिए यहाँ पे इसको मैंने काउंटर साइक्लिकल बजटरी पॉलिसी लिखा है। तो आप बजट क्या होता है वो आप जान लीजिए सबसे पहले। तो बजट होता है एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और कितना उसका एक्सपेंडिचर है, उसका एस्टिमेशन ही बजट कहलाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जनरली 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो उसे हम बजट कहते हैं ना। जब बजट हमारा तैयार हो रहा होता है तो उस वक्त गवर्नमेंट सारे फैक्टर्स को एनालाइज करती है कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशंस हैं, एंड सो अकॉर्डिंगली पॉलिसी को फ्रेम करती है कि कैसी पॉलिसी गवर्नमेंट को अप्लाई करनी है और अपना बजट कैसा रखना है, ठीक है। सो बजटरी पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड फॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए बजटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। अब जो बजट होता है हमारा, उसमें हमें बजट डेफिसिट भी देखने को मिल सकता है, बजट सरप्लस भी देखने को मिल सकता है। बजट डेफिसिट कब देखने को मिलता है? जब डिप्रेशन हो, ठीक है, व्हेन देयर इज डिप्रेशन।
और बजट सरप्लस कब देखने को मिलता है? जब इन्फ्लेशन हो। यू नो कि डिप्रेशन में क्या हो रहा होता है इकोनॉमी में, एंड यू ऑल्सो नो कि इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है, ठीक है। जब बजट डेफिसिट होता है, ठीक है, तब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू को एक्सीड कर रहे हैं, ज़्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और उसके खर्चे उसके रेवेन्यू से ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट को क्रिएट करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा था। और आपको पता है कि डिप्रेशन जब एग्जिस्ट करता है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, सब फॉल कर रहा होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ा देती है ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सके, और रेवेन्यू पे अपने फोकस नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम होता है हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की। रेवेन्यू के लिए तो वो बोरोइंग कर सकती है, टैक्सेशन बढ़ा सकती है, सो इट कैन यूज अदर टूल्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू, राइट? ओके, सो यानी कि बजट डेफिसिट में होता है, और इसका ऑपोजिट होता है बजट सरप्लस में। यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड बहुत हाई रहती है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब हाई रहता है। उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना पार्ट तो कम से कम कर सकती है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा हमारे एग्रीगेट डिमांड का एक कॉम्पोनेंट होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने पार्ट पे तो एग्रीगेट डिमांड को फॉल करवा देती है, राइट? ओके, अब हम सबसे पहले बजट डेफिसिट को इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं, फिर हम बजट सरप्लस को भी समझेंगे। देखो, जब बजट डेफिसिट होता है, ठीक, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके, ठीक है, अचीव करती है स्टेबिलिटी को। देखो, इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर को डिनोट किया है। ये 45 डिग्री की लाइन है, लाइन ऑफ रेफरेंस, और ये दो हमारे कंजम्पशन फंक्शन है। सबसे पहले पहला कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं, जो कि ये है। इनिशियली जब बजट नहीं आया होता है, मतलब बजट डेफिसिट अभी नहीं हुआ है, तब हमारी इकोनॉमी इस ई इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, इस ई इक्विलिब्रियम पे है, और यहाँ पे इतनी इनकम, ओ वाई इनकम इकोनॉमी में मिल रही है लोगों को, ठीक है। और ऐसे में हमारा जो स्पेंडिंग फंक्शन है या एग्रीगेट फंक्शन है वो है C प्लस आई प्लस जी, एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये हमें गवर्नमेंट का यहाँ पार्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, राइट। अब डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करके देगी? बढ़ा देगी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि डेल्टा जी इंजेक्टेड मतलब होता है इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ाती है, और डेल्टा जी यहाँ से यहाँ तक इतना ऐड करती है उस कंजम्पशन फंक्शन को और ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसे में जो हमारी टोटल स्पेंडिंग फंक्शन है, ठीक है, टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन जो है हमारा C प्लस आई प्लस जी, ये शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड को, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा करके डिमांड को रेज किया है। सो टोटल स्पेंडिंग फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड टू C प्लस आई प्लस जी डैश यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमें एक नया इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है E dash. We get a new equilibrium which has shifted from E to E dash. From E, which was earlier the equilibrium when there was no extra government spending. But since the government injected delta G of expenditure, what happened is this spending function shifted upward here and we get a new equilibrium. And you can see that income, which was earlier OY, it has increased from OY to OY dash. Income increased from OY to OY dash. OY से income भी OY dash तक चली गई है। तो हमारी इनकम बढ़ गई है। यही तो मेन हमारा मोटो था गवर्नमेंट का कि लोगों के हाथ में इनकम बढ़े। इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। यू कैन सी दैट चेन, राइट। तो बस वही यहाँ पे हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा करके टोटल स्पेंडिंग फंक्शन को हमारे शिफ्ट किया है एंड इनकम लेवल को बढ़ा दिया है।
यहाँ पे जो आपको BA दिख रहा है, BA, ये शो करता है इंक्रीज इन कंजम्पशन, लोगों के पार्ट में भी कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है कितना, BA। सिंस जब पहले हमारा इक्विलिब्रियम E पे था, तो अगर हम निकालना चाहें कि उस वक्त एक्सपेंडिचर कितना था टोटल, तो इट वाज EY विच इज इक्वल टू AY, राइट। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना डेल्टा G करके एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। उस एक्सपेंडिचर में डेल्टा G तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, और BA जो है वो किसका एक्सपेंडिचर है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, राइट। उनके भी कंजम्पशन में इंक्रीमेंट होता है। सो दिस BA इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन। अच्छा, अब पूरा एनालाइज करो तो हुआ क्या, ये तो हमारा हो गया इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन। अब ये जो गवर्नमेंट ने E-B यानी डेल्टा G इतना इंक्रीमेंट लाया है, आप देखेंगे तो ये जो इंक्रीमेंट, ये जो स्पेंडिंग में इंक्रीज है, ये जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज है, ये Y इससे कम है। देखिए ये सिर्फ इतना है और Y ज्यादा है। मतलब अगर आप देखें जो इनकम में इंक्रीज है, जो कि है Y से Y यानी कि OY पहले था और बाद में OY हो गया। सो OY से अगर OY निकाल दे तो हमें दिखेगा कितना इंक्रीज आया है इनकम में, जो कि है Y। सो ये जो इंक्रीज इन इनकम आई है लोगों के हाथ में Y वो ज्यादा है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, जो कि है E-B विच इज इक्वल टू डेल्टा G। इससे ज्यादा हमारा ये है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब भी गवर्नमेंट्स ने अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया, तो उस एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने की वजह से जब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने खरीदा, किसी एक भी पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड हो जाने की वजह से उस गुड को बनाने के लिए जो और प्रोडक्ट्स लगते हैं उनके सेक्टर में भी डिमांड क्रिएट हो जाती है। इसे ही मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे में इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा उससे भी ज़्यादा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट को मार्कर चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा मुझे मार्कर चाहिए, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ाए सिर्फ मार्कर खरीदने के लिए, लेकिन इस मार्कर की डिमांड बढ़ने की वजह से इंक की भी डिमांड बढ़ जाएगी। इंक की डिमांड बढ़ने की वजह से अगर इस मार्कर में जो प्लास्टिक लगता है, इस प्लास्टिक की भी डिमांड बढ़ जाएगी। सो सिंस गवर्नमेंट ने सिर्फ मार्कर की डिमांड बढ़ाई, एक मार्कर की डिमांड के बढ़ने की वजह से बहुत सारे और सेक्टर्स में भी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने सिर्फ इस मार्कर को खरीदने में किया है, उससे ज़्यादा जनरेशन हो गया है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, उससे ज़्यादा जनरेशन हो गया है इनकम का, राइट। दैट्स वाई यू विल सी कि जो इंक्रीज इन इनकम है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और यही गवर्नमेंट का मोटिव था बजट डेफिसिट ला करके कि इनकम बढ़ाएं, एग्रीगेट डिमांड हमें बढ़ानी है, ठीक है। और इसीलिए बजट डेफिसिट को एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहा जाता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब जो इकोनॉमी को एक्सपैंड करे। इकोनॉमी एक्सपैंड करना मतलब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, इन सबको बढ़ाए, राइट। तो ये तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने कैसे अपने एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करके, ठीक है, बजट डेफिसिट किया। लेकिन एक और तरीका भी तो गवर्नमेंट अपना सकती थी। सिंस उसे एग्रीगेट डिमांड को ही बढ़ाना है तो एक काम करे, जो टैक्सेस है उनको कम कर दे, क्योंकि जब टैक्सेस रिड्यूस होते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम तो लोगों के हाथ में बढ़ जाएगी और लोग एग्रीगेट डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकती है गवर्नमेंट, अपने एक्सपेंडिचर या अपनी स्पेंडिंग को ना बढ़ाए बल्कि टैक्सेस को रिड्यूस कर दे। तो येस, इट इज अ केस, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। इस वाले केस में मैंने अज्यूम किया था कि जो हमारा टैक्सेस हैं, जो हमारे टैक्सेस है वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट मतलब है कि जितने टैक्सेस है सिर्फ उतने हैं, ना कम है ना ज़्यादा, क्योंकि हम केवल फोकस कर रहे थे कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हम देख रहे थे बजट डेफिसिट को। सो आई हैव केप्ट द टैक्सेस इंटैक्ट। लेकिन टैक्सेस में भी चेंजेस लाया जा सकता है। टैक्सेस को अगर रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता। लेकिन ये जो पॉलिसी है कि टैक्सेस को कम कर दिया जाए, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंशनरी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है कि उसने कहा कि अच्छा हम तो अपने खर्चे नहीं कर रहे, हम अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, एक काम करते हैं टैक्सेस रिड्यूस कर देते हैं, तो जो जनता होती है, पब्लिक होती है, राइट, वो हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि जो उससे टैक्स रिलीफ मिला है, मतलब जितनी इनकम में उसको रिलीफ मिला है, जो इनकम अब उसको मिल रही है टैक्सेस कम होने की वजह से, उसको वो यूज़ करेगी, ठीक है, और उससे वो कंजम्पशन करेगी। इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, राइट।
लेकिन गवर्नमेंट जब ये डिसीजंस लेगी तो गवर्नमेंट को तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम ही करना है, तो गवर्नमेंट इसमें कुछ भी जुमला नहीं करेगी, वो जो है अपना काम करेगी और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। लेकिन टैक्सेस में रिडक्शन की वजह से ज़रूरी नहीं है कि पूरी पब्लिक अपने कंजम्पशंस को बढ़ा ले, जो टैक्स रिलीफ मिला है उसे बढ़ा ले। तो हम सॉलिडली रिलाई नहीं कर सकते हैं कि टैक्सेस पर रिड्यूस कर दे, अपने एक्सपेंडिचर को ना देखें। ठीक है, गवर्नमेंट इन दोनों पॉलिसीज को एक साथ भी यूज कर सकती है कि टैक्सेस में भी रिडक्शन कर दे और साथ ही में अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बजट डेफिसिट हमारा हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बजट सरप्लस। तो जो भी हमने बजट डेफिसिट में देखा है, जस्ट उसका ऑपोजिट बजट सरप्लस में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन था तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है। डिप्रेशन से जस्ट ऑपोजिट कंडीशंस क्रिएट होती है इन्फ्लेशन में। यहाँ पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस लेवल सब हाई लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्हें रिड्यूस करना है, राइट, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी क्योंकि डिमांड को वैसे ही ऑलरेडी रिड्यूस करना है। सो द गवर्नमेंट रेवेन्यू विल एक्सीड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने बजट डेफिसिट की तरह बजट सरप्लस को समझाया है। वहाँ पे हम डेल्टा जी इंजेक्ट कर रहे थे, डेल्टा जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम डेल्टा जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर रहे हैं। तो डेल्टा जी रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे आपको पता है ये इनकम वाली एक्सिस है, ये एक्सपेंडिचर वाली एक्सिस है, और ये हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन जो है, टोटल स्पेंडिंग फंक्शन जो है, C प्लस I प्लस G डैश, ये है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस लेवल पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने इतना डेल्टा जी स्पेंडिंग क्या की, कम कर दी, अपनी डेल्टा जी स्पेंडिंग को कम कर दिया। और जैसे ही उसने डेल्टा जी स्पेंडिंग को कम किया, हमारा कंजम्पशन फंक्शन नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमारा टोटल स्पेंडिंग फंक्शन विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू C प्लस I प्लस G। इसमें C और I तो आपको पता ही है, ठीक है, वो तो है, C है प्राइवेट कंजम्पशन, I है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और G है जो मेन हमारा पार्ट है गवर्नमेंट का। ठीक, ओके, तो आपने देखा कि कैसे हमारा टोटल स्पेंडिंग फंक्शन ऊपर से नीचे आया और हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिला, E फ्रॉम E डैश टू E डैश हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। वी गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम फ्रॉम E डैश टू E। तो E अब हमारा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को हमारा एग्रीगेट डिमांड कट कर रहा है। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी इनकम भी पहले से रिड्यूस हुई है। पहले इनकम E डैश पे इनकम थी OY डैश, अब E पे हमारी इनकम हो जाएगी OY। तो इनकम में भी क्या हुआ है, रिडक्शन। और यही तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इनकम में रिडक्शन हो, ताकि डिमांड हमारी कम हो सके, एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो सके जब इनकम में रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे Y डैश से Y पे हमारी इनकम का लेवल आ गया है। नाउ एट E जो हमारा गवर्नमेंट ने डेल्टा जी रिड्यूस किया, वो तो किया, साथ में हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो BA यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन इन कंजम्पशन को या फिर डिक्रीज इन कंजम्पशन को। ठीक है, ये भी क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए, एग्रीगेट डिमांड कम कर दिए, तो ऐसे में हमें जनरल रिडक्शन इन कंजम्पशन भी देखने को मिलेगा। तो इतना तो गवर्नमेंट का पार्ट था, और इतना जो और रिडक्शन हुआ है ये एट द पार्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन है, राइट। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट द इनकम हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम Y डैश टू Y। इनकम हैज, सॉरी हाँ मैंने डायग्राम चेंज नहीं की थी इसको, इनकम हैज रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड फ्रॉम OY डैश टू OY। अब एग्रीगेट डिमांड भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो आपको मेन चीज देखने को मिलेगी वो ये है कि जो इनकम में डिक्रीज हुआ है Y डैश से Y, ये जो डिक्रीज है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिक्रीज विच द गवर्नमेंट हैज डन इन इट्स एक्सपेंडिचर। सो द डिक्रीज इन इनकम विल बी, I haven't changed this also. The decrease in income will be greater than the increase in government spending. गवर्नमेंट ने केवल डेल्टा जी रिडक्शन किया अपने स्पेंडिंग में, लेकिन ये जो कि है इतना, लेकिन जो रिडक्शन हुआ इनकम में वो ज्यादा हुआ है। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट।
आपको पता ही है कि जब मार्कर की डिमांड अगर गवर्नमेंट ने हटा दी, कम कर दी, तो मार्कर से रिलेटेड जो और सेक्टर्स थे, प्लास्टिक का या फिर इंक का, वहाँ पे भी डिमांड फॉल करेगी, तो इनकम ज़्यादा लेवल पे रिड्यूस होगी in comparison to the reduction which the government has done in its expenditures, right? So we will see that decrease in income which is y dash is greater than, घटा ज़्यादा है इनकम, लोगों का इनकम काफ़ी कम हुआ है in comparison to the decrease which the government has done in its spending which is E dash B, which is E dash B, which is equal to delta G, right? So we can conclude that budget surplus is कॉन्ट्रैक्शनरी, ये कॉन्ट्रैक्शनरी है क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन होना मतलब क्या, सबका कम होना, एग्रीगेट डिमांड का कम होना, इनकम का कम होना, आउटपुट का कम होना, एम्प्लॉयमेंट का कम होना। सो यहाँ पे इनकम हमारी कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड भी हमारी अल्टीमेटली कम होगी, राइट? सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो कि कैसे गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स को डील किया ताकि सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। उसके लिए वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है वो भी मैंने डिस्कस किया, राइट? सो टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।